आइडेंटिटी है वो सिर्फ कागज़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ऑनलाइन भी बन चुकी है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बेशक दिखाई ना दे, लेकिन आज के दौर में ये सबसे ज़्यादा कीमती है। बिल्कुल दर्शकों, हम बात कर रहे हैं यहाँ आपकी ऑनलाइन पहचान और इसके साथ ही ऑनलाइन संपत्ति के बारे में। जैसे आपके सोशल मीडिया अकाउंट हो गए, क्रिप्टो हो गया, इसके साथ ही आपके ईमेल हो गए, ऑनलाइन आपकी वॉलेट हो गया, ये सब इसमें आते हैं। बिल्कुल, आज हम अपनी डिजिटल दुनिया बना रहे हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर अचानक हमें कुछ हो जाए तो इसका क्या? मतलब हम ज़मीन और जायदाद की तो वसीयत बना लेते हैं, लेकिन डिजिटल विरासत का क्या? इसका हकदार कौन होगा? बिल्कुल, और आज इसी महत्वपूर्ण विषय यानी कि ऑनलाइन पहचान और संपत्ति कौन होगा वारिस, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान एडवोकेट अनुज अग्रवाल जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीडी मॉर्निंग शो में। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। तो पहला सवाल तो आपसे यही है कि आजकल की जो टेक्नोलॉजी की दुनिया है, इसमें डिजिटल पहचान आखिर है क्या? देखिए, हम सभी अभी तक किसी न किसी फिजिकल चीज के माध्यम से जाने जाते थे, नाम, पता वगैरह वगैरह। अब हमारी पहचान होती है हमारे फोन नंबर से, हमारी ईमेल आईडी से। जब हम किसी को कॉल करते हैं और वो हमारा फोन नंबर अपनी स्क्रीन पर देखता है तो पता चल जाता है किसका फोन आ रहा है। जब हम अपनी ईमेल भेजते हैं तो पता चल जाता है कहाँ से मैसेज आया, किससे क्या बात करनी है। तो अब पहचान डिजिटल हो चुकी है, दुनिया वर्चुअल हो चुकी है, और यही एक डिजिटल पहचान हर व्यक्ति कैरी कर रहा है। बिल्कुल। तो एक सवाल ये भी है कि अगर हम ऑनलाइन विरासत की बात करें तो ये अवधारणा कैसे आई, और ये अवधारणा क्या है, और हमारे देश के कानून में ये कैसे आई? देखिए, एक चीज हमें समझनी चाहिए कि जब व्यक्ति जीवन में कुछ अच्छा काम करता है, और जैसा कि अभी भी आपने कुछ महान व्यक्तियों के बारे में बताया, तो वो एक इक्विटी अपने बारे में क्रिएट करता है, अपनी एक पहचान बनाता है, और वो बहुत लंबे समय तक लोग उसको जानते हैं। किसी के नाम से जानते हैं, किसी के काम से जानते हैं, जगह कोई बनाता है, कोई बड़ा किला बनाता है। तो इसी प्रकार से जब दुनिया वर्चुअल हो गई तो पहचान हमारी बनेगी वर्चुअल दुनिया में, डिजिटल पहचान बनेगी। तो अगर डिजिटल पहचान है तो किसी के ना रहने पर उसको पहचानने के लिए उस पहचान को, उस लेगेसी को कैरी करना जरूरी है, और उसकी विरासत को कोई ना कोई, किसी न किसी को वो देकर जाएगा, ताकि वो उसको संभाल कर रख सके, आगे बढ़ा सके, और उसका मिसयूज भी रोक सके। तो इसलिए जो विरासत है वो डिजिटल विरासत भी एक कॉन्सेप्ट है जिसकी अब बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल। तो ये जो हमारे डिजिटल एसेट्स हैं, क्या इन्हें हम प्रॉपर्टी कह सकते हैं अपनी? आप बिल्कुल कह सकते हैं। प्रॉपर्टी हर वो चीज होती है जो किसी के काम आ सकती है, किसी का अधिकार हो सकती है, जिसकी कोई वैल्यू है। तो अगर डिजिटल हमने ऐसा कुछ काम किया है, ऐसी पहचान बनाई है जिसको कि आगे किसी के काम में लाया जा सके, जिसकी कोई वैल्यू क्रिएट हो गई है, तो वो निश्चित रूप से एक प्रॉपर्टी है। इंटेंजिबल जरूर है, इमूवेबल है, लेकिन बिल्कुल प्रॉपर्टी है, और वो इनहेरिटेबल। तो कानूनी तौर पर इसे प्रॉपर्टी माना जाता है। देखिए, इसमें जो अभी चूंकि एक नया सब्जेक्ट है, तो आज अगर ये कहना कि एक्स या वाई या जेड कानून में ऐसा लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है, प्रॉपर्टी की जो परिभाषा कानूनों में है, उसमें धीरे धीरे ये लिखा भी जाएगा, लेकिन इसकी मान्यता मिलना शुरू हो चुकी है। तो आज हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी डिजिटल पहचान है उसको हम विरासत के तौर पे आगे बढ़ा सकते हैं, सुरक्षित भी रख सकते हैं, किसी को दे भी सकते हैं। बिल्कुल। तो सवाल यहाँ पर एक ये भी है कि डिजी लॉकर में जो डॉक्यूमेंट्स रखे गए होते हैं, उसकी कानूनी कस्टडी जो है वो किसकी होती है, और मृत्यु के बाद ये अधिकार किसको मिलता है? देखिए, डिजी लॉकर में बहुत ही महत्वपूर्ण निजी जानकारी और सर्टिफिकेट्स होते हैं जो व्यक्ति की अपनी पहचान होते हैं, और उसका मिसयूज रोका जाना बिल्कुल जरूरी है। तो डिजी लॉकर का जो भी ओनर है वो एक विल कर सकता है, एक नॉमिनेशन कर सकता है, और जो उसका नॉमिनी है वो उसकी मृत्यु के बाद या उसकी इनकैपेसिटी में, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि लोग जीवित होते हैं लेकिन किसी दुर्घटना इत्यादि की वजह से काम करने की स्थिति में नहीं होते हैं, तो वो किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं उसको ऑपरेट करने के लिए। तो सर, अगर किसी की डेथ के बाद उसकी सिम की ऑनरशिप की अगर बात करें, तो उसको लेकर अगर कोई फैमिली में डिस्प्यूट होता है तो उसके लीगल प्रोसीजर्स क्या हैं? देखिए, सिम को एक एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जा सकता है। सिम का मतलब नंबर से है, फोन नंबर से है, क्योंकि आइडेंटिटी तो नंबर है, सिम तो खाली उसका एक माध्यम है। तो ऐसी स्थिति में एक एनओसी के माध्यम से दी जा सकती है।
लेकिन जहां तक सवाल मृत्यु के बाद का है, तो या तो वो एनओसी पहले दी जा चुकी है और वो एक विल के माध्यम से एक ऐसी एनओसी बनाई जा सकती है ओके। जिसको कोर्ट के आदेश से लागू करवाया जा सकता है। तो इसलिए एक आपको विल लिखनी पड़ेगी, अपनी इच्छा जाहिर करनी पड़ेगी कि आप किसको इसको देना चाहते हैं, और उसके बाद कंपनी में जाकर आप उस विल को दिखा सकते हैं या फिर एक कोर्ट से आदेश ले सकते हैं कि वो किसके नाम में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से एक इंसान अपनी विल बनाता है, अपनी प्रॉपर्टीज डिवाइड करता है, उसी तरह से अब हम अपनी सिम जो है उसकी भी ऑनरशिप अपनी विल में लिखेंगे कि इसका हक हमारे जाने के बाद इसको होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। हमारी जो भी डिजिटल आइडेंटिटीज हैं और डिजिटल एसेट्स हैं जी, उनको हमें हमारे बाद उनका क्या होना चाहिए, क्या इस्तेमाल होना चाहिए, यूज होना चाहिए और किस तरह से उनका मिसयूज रोकना है, जी। उसके बारे में विचार करना चाहिए और अपने उस विचार को अपनी विल के माध्यम से व्यक्त करते हुए लिखना चाहिए। तो एक आवश्यक सवाल है। यहाँ पे बिल्कुल ये सिम को लेकर ही हो रहा है रतिका जी। सर ये सवाल ये है कि कोई व्यक्ति है, उसका कोई केयर टेकर है या फैमिली मेंबर है, तो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद बिना अनुमति के क्या कोई सिम पोर्टिंग करा सकता है? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा और इससे संबंधित कुछ मामले आए हैं जहाँ पर साइबर फ्रॉड भी हुआ है कि केयर टेकर इत्यादि ने उस सिम का गलत इस्तेमाल करते हुए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी किए हैं। तो ये मैं समझता हूँ सभी लोगों के लिए आवश्यक है कि वो अपने सिम के बारे में सावधान रहें जी। और ये भी सुनिश्चित करें कि उनके ना होने पर या उनकी इनकैपेसिटी, कई बार जब बीमार हैं तो शायद ऑपरेट नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, तो उसका उत्तराधिकारी कौन होगा या उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, कौन उसको इस्तेमाल कर सकता है और किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है, ये आपको लिखना पहले से पड़ेगा, अपनी बात को बताना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर उसका मिसयूज हो सकता है, आपकी संपत्ति का भी नुकसान हो सकता है, आपकी आइडेंटिटी का भी मिसयूज हो सकता है। एक फोन नंबर ही तो आपकी आइडेंटिटी है। जब आप फोन करते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि वो किससे बात कर रहे हैं और हो सकता है फोन पर लेन देन भी हो जाए, और अगर वो फोन नंबर कोई गलत व्यक्ति आपके बिहाफ पर चला रहा है तो ऐसे में एक क्राइम भी हो सकता है, एक फ्रॉड भी हो सकता है, एक नुकसान भी हो सकता है। इसलिए ये बहुत केयरफुली इसको इस्तेमाल करना है और इसकी लेगेसी को भी मेंटेन करना है। बिल्कुल। तो सर स्वयं जो स्वैपिंग के जरिए व्हाट्सएप हैकिंग जैसी घटनाओं से डिजिटल पेमेंट और पर्सनल डेटा की सुरक्षा कैसे होगी? देखिए, अभी एक नया प्रावधान हमारे यहाँ आया है जहाँ पर सिम बाइंडिंग की जा रही है, यानी कि जिस फोन में जो नंबर चल रहा है केवल व्हाट्सएप उसी पर चलेगा, ऐसा सरकार ने आदेश जारी किया है। तो उस केसेस में अब ये जो साइबर क्राइम व्हाट्सएप की पोर्टिंग के माध्यम से हो रहे हैं, दूसरे फोन में व्हाट्सएप को चलाते हैं, फोन किसी में नंबर कहीं चल रहा है और व्हाट्सएप कहीं चल रहा है, तो उसको रोकने के लिए सरकार ने ये प्रभावी कदम उठाया है और जल्दी ही सभी फोन के ऊपर ये लागू हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो अपराध हो रहे हैं उसमें काफी कमी आएगी और दूसरे फोन से अब आप व्हाट्सएप का गलत इस्तेमाल जो खासतौर पे अपराधी अभी कर रहे हैं वो रुक जाएगा। तो ये अपने आप ही सरकार इस पर कदम उठा चुकी है। ओके। तो सवाल ये है कि अगर व्हाट्सएप पेमेंट आजकल बहुत चल रहा है, तो व्हाट्सएप पेमेंट हो रहा है या फिर ऑनलाइन अगर कोई बिलिंग होती है, अगर इसमें कोई फ्रॉड होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, ये तो केस टू केस डिपेंड करेगा जी, क्योंकि अमूमन कोई भी ऐसा जो ट्रांजैक्शन होता है वो ऑथेंटिकेट करने के बाद ही, ओटीपी इत्यादि के बाद ही किया जाता है। जी। लेकिन जब हम फोन को बाइंड कर देंगे व्हाट्सएप से, तो जिसका फोन है उसी पर व्हाट्सएप चलना चाहिए और उसी का पेमेंट है, तो उस केस में ये जो फ्रॉड्स हैं इनकी संख्या मुझे लगता है बहुत कम हो जाएगी और ये एक अच्छा कदम सरकार ने उठाया है। और ये चूंकि व्हाट्सएप एक पेमेंट का माध्यम बनता चला जा रहा है, काफ़ी एजेंसी इसको यूज़ कर रही हैं, कन्वीनियंट है लोगों के लिए क्योंकि करीब करीब सभी लोग इस प्रकार की सुविधा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका जो है रोकने का ये जो सरकार ने प्रभावी कदम उठाया है, मुझे लगता है इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। बिल्कुल। तो जैसे अभी आपने सर बात की, आपने कहा कि जो मोबाइल नंबर होता है वो हमारी आइडेंटिटी होती है, बिल्कुल जो हमें कॉल करता है उससे पता चलता है कि हम बात कर रहे हैं। तो क्या कहें कि हमारी जो विल अब आगे जैसे बनेगी आगे आने वाले समय में, तो उसमें हमारा जो मोबाइल नंबर है उसे अगर हम मेंशन करते हैं तो कानूनी तौर पर क्या वो मान्य है? बिल्कुल मान्य है। मोबाइल नंबर को आप अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बेच नहीं सकते जी। मोबाइल नंबर इज नॉट सेलिएबल बट इट इज ट्रांसफरेबल। आप इसे किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं, खासतौर पे ब्लड रिलेटिव्स को दे सकते हैं। तो ऐसी इच्छा अगर आप जाहिर करते हैं तो सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ जो भी चार्जेस होते हैं वो फ़ोन नंबर उस व्यक्ति के पास चला जाएगा
और वो उसका इस्तेमाल आगे करते रहेंगे और वो एक आइडेंटिटी बनी रहेगी। ओके। तो एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि अगर हमारे जो ईमेल अकाउंट्स हैं या फिर हमारे सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं, तो क्या कोई व्यक्ति अपनी वसीयत में उसको ऑनलाइन संपत्ति के तौर पे शामिल कर सकता है? देखिए, इस पर अलग अलग राय जाहिर करते चले आए हैं और सर्विस प्रोवाइडर्स तरह तरह का इस पर व्यूज़ लेते रहते हैं। उन्होंने अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बना रखे हैं। कई सर्विस प्रोवाइडर्स ये ऐसा मानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसका अकाउंट नहीं यूज़ होना चाहिए, क्योंकि ये प्राइवेसी के तहत आता है और जो मृत व्यक्ति है उसकी अपनी भी कुछ प्राइवेसी होती है और अगर दूसरा कोई व्यक्ति उसको चला रहा है तो उससे उसकी प्राइवेसी की हानि होती है। जबकि कुछ लोगों का ये मानना है कि प्राइवेसी पब्लिक के लिए है, लेकिन जो आपके अपने हैं उनसे तो आप अपनी निजी बात कहते ही हैं, उन्हें तो आप अपने अधिकार देते ही हैं। तो अगर ये एक प्रकार की संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, एक राइट है, तो क्यों नहीं ये आगे बढ़ाया जाए। तो कुछ जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो इस बात को मानते हैं और इसको अलाउ करते हैं और कुछ अभी इसको अलाउ नहीं करते हैं। तो आप अगर अपनी इस संपत्ति को आगे ले जाना चाहते हैं तो ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ चलिए जो इस आपके इस अधिकार को सम्मान करते हैं, मानते हैं और आपको इसका वसीयत में ले जाने देते हैं। आप तो मेंशन करिए ही करिए, मैं तो ये कहूँगा कि हर व्यक्ति को ये प्रयास तो करनी चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से ये एक अधिकार है, ये एक राइट है, ये एक प्रॉपर्टी है और ये वैल्यूएबल है। बिल्कुल। और परिवार की चीज है जी बिल्कुल। क्यों तो नहीं इसको परिवार आगे की तो चलाएं? सर आपने यहाँ पे बात की कि परिवार तो ठीक है, जो आपका सेम जैसे मोबाइल नंबर्स की हमने बात की तो वो ऑटोमेटिकली वैसे जाता तो परिवार के पास ही। क्या इसमें ऐसा भी कोई प्रावधान है कि हाँ, अगर हमें अपना मोबाइल नंबर किसी थर्ड पार्टी के नाम करना हो तो क्या वो भी प्रावधान इसके अंदर है? वो भी प्रावधान है, लेकिन वो विल के माध्यम से उचित नहीं माना जाएगा, क्योंकि अच्छा। विल सक्सेशन एक्ट के हिसाब से लिखी जाती है और वो सक्सेशन एक्ट में आप किसको अपनी संपत्ति दे सकते हैं उसका एक प्रावधान दिया हुआ है, लेकिन थर्ड पार्टी को भी दिया जा सकता है। ओके। तो अगर आपने अपनी स्वेच्छा से किसी थर्ड पार्टी को देना निश्चित किया है तो उस पर कोई रोक टोक नहीं है। तो सर क्रिप्टो, एनएफटी और डिजिटल वॉलेट जैसे जो एसेट्स हैं, इनकी पहचान और इनहेरिटेंस की जो प्रक्रिया है वो कैसे तय होगी? देखिए, क्रिप्टो को तो हमारे देश में ऑलरेडी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के तौर पे मान्यता मिल चुकी है, कानूनी मान्यता मिल चुकी है और वो भी एक इंटेंजिबल एसेट्स हैं या मूवेबल एसेट्स हैं। तो जिस प्रकार से दूसरी एसेट्स जैसे बैंक अकाउंट्स वगैरह हैं वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं या इनहेरिट हो सकते हैं, उसी तरह से क्रिप्टो भी पूरी तरह से इनहेरिट किए जा सकते हैं। उसको विल में लिखा जा सकता है, परिवार के या परिवार के बाहर के किसी भी सदस्य को जो व्यक्ति है अपनी स्वेच्छा के हिसाब से दे सकता है। डिपेंड करता है कि उसकी लीनियंसी आपके सेल्फ एक्वायर्ड है या आपको इनहेरिटेंस में मिला है, तो जो उसका कानून है उसी के आधार पर आप उसको निश्चित रूप से अपने परिवार को या थर्ड पर्सन को दे सकते हैं। ये तो ऑलरेडी इसकी मान्यता मिल चुकी है कानून में। बिल्कुल। तो सवाल यहाँ पे ये कि अगर कोई व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो उसकी ऑनलाइन प्रॉपर्टी है और उसकी फैमिली मेंबर में जो जीवित है उसको कैसे इसका अधिकार मिलेगा? देखिए, जो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है किसी भी संपत्ति के हस्तांतरण का मृत्यु के बाद, वो एक विल है कि जो व्यक्ति जीवित रहते समय ही अपनी इच्छा प्रकट कर देता है कि वो कौन सी संपत्ति अपनी किसको देना चाहता है। उसके लिए कुछ नियम और कानून पहले से बने हुए हैं। अब सवाल ये आता है कि कभी अगर ऐसी स्थिति आती है कि व्यक्ति विल नहीं कर पाता है और वो इनकैपेसिटेट हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए सक्सेशन एक्ट बना हुआ है, एक इंडियन सक्सेशन एक्ट है और इसके अलावा ये कुछ रिलीजियस लाइंस पे भी कानून इसमें बने हुए हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, दूसरे हैं। तो वो फिर उसके आधार पर ही संपत्ति का जो है वो हस्तांतरण मृत्यु के बाद किया जाता है, तो उसमें फिर कानूनी प्रक्रिया लागू होती है। तो विल अगर व्यक्ति ने स्वयं लिख दी है, किसी को भी वो दे सकता है, अपने परिवार के लोगों को या बाहर के लोगों को भी। अदरवाइज अगर उसने विल नहीं लिखी है तो फिर जो कानून है सक्सेशन के उसके हिसाब से ही उसका हस्तांतरण होता है और अगर उसका कोई वारिस नहीं होता है तो वो फाइनली सरकार के पास ट्रांसफर हो जाता है। ओके। तो सर डीपीडीपी एक्ट जो 2023 के तहत किसी व्यक्ति के डिजिटल आइडेंटिटी डेटा की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है? बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट कदम इस कानून के माध्यम से आया और आपने बड़ा अच्छा प्रश्न भी किया है कि इसमें डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी जो हमारी डिजिटल आइडेंटिटी है, सबसे पहले तो उसकी क्या मान्यता है उसको परिभाषित किया गया। तो ये एक अभी तक निजी जानकारी क्या होती है इस पे कोई परिभाषा कानून के माध्यम से नहीं थी, तो ये अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि हर वो चीज़ जिससे मैं आइडेंटिफाई हो सकता हूँ एज एन इंडिविजुअल, वो
मेरी पर्सनल डेटा में आएगी। तो उसमें फ़ोन नंबर भी हो सकता है, ईमेल भी हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे मैं परिभाषित हो सकता हूँ डिजिटल दुनिया में, वो उसमें आ गई। दूसरा इन्होंने कहा है कि आप नॉमिनेट कर सकते हैं किसी को उन सभी अधिकारों के लिए जो इस कानून के माध्यम से डिजिटल डेटा की सुरक्षा के लिए सरकार ने, इस कानून ने हमारे देश के लोगों को दिए हैं। तो ये एक बहुत ही, मैं तो कहता हूँ, क्रांतिकारी बदलाव, क्योंकि डिजिटल निजता बहुत आवश्यक है और वही अब बची है, उसकी हमें सुरक्षा करनी है। तो उसके लिए ये प्रावधान इन्होंने दिया है कि आप किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं आपकी मृत्यु के बाद या इन कैपेसिटी में, किस प्रकार से आपकी डिजिटल जो राइट्स है, डिजिटल जो डेटा है, जो निजता है, डिजिटल निजता जिसको हम लोग कहते हैं, उसको कैसे मैनेज करना है, ये आप विल कर सकते हैं, ये आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और उसको कानूनी मान्यता दी गई है। बिल्कुल। तो एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या बिना सहमति के मृत व्यक्ति के ऑनलाइन अकाउंट को एक्सेस किया जा सकता है? क्या इसे कानूनन अपराध माना जाता है? और इसके साथ ही मृत्यु के बाद सहमति कौन देगा? देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया कि बिना सहमति के तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब अगर उन्होंने कोई विल नहीं दी है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं इशू किए हैं, तो फिर कानून के जो कोर्ट बने हुए हैं वहां जाके इससे संबंधित आदेश लेना पड़ेगा। और जो कोर्ट का आदेश होगा इस बारे में कि कौन इसको ऑपरेट कर सकता है, किसको इसको ट्रांसफर करता है, वही सिर्फ इसका उत्तराधिकारी हो सकता है, अपने आप से नहीं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और यहाँ एक सवाल और ये भी उठता है कि डिजिटल लेगेसी और इनहेरिटेंस डिस्प्यूट्स को हल करने के लिए हमारे देश के जो कानून है वो क्या कहता है? देखिए, कानून ये कहता है, जैसे कि पहले हमने बताया, कि या तो व्यक्ति अपने जीवित रहते समय ये इंस्ट्रक्शन दे दे कि उसके अधिकार किसे मिलेंगे, उसकी संपत्ति किसे मिलेगी, और अगर उसने ऐसा नहीं किया है तो सक्सेशन एक्ट प्ले में आता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट जो हिंदू और बौद्ध सिख लोगों पर लागू होता है, इंडियन सक्सेशन एक्ट जो बाकी लोगों पे होता है, या फिर कुछ स्थानीय कानून समय समय पर इसके लिए बने हुए हैं, तो वो फिर कानून के हिसाब से ही उसका सक्सेशन मिलेगा। कौन किसका ब्लड रिलेटिव किस लेवल पर है, ये एक बहुत ही एलेबोरेट कानून बना हुआ है। और अगर कोई भी नहीं है तो ऑफकोर्स सरकार के पास जाएगा। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा। इसके अंदर तो इसका जो प्रोसीजर्स होते हैं, अगर ये सारी चीज़ें हमें करवानी हो तो क्या, किस तरह से प्रोसीजर चलता है? क्या ये जो नॉर्मल विल रहती है उसी की तरह ये मतलब इसका लीगल प्रोसीजर रहता है या कोई और तरीका है? देखिए, विल पूरी तरह से बनाने वाले की मर्जी पर निर्भर करती है। उसमें ऐसा आवश्यक नहीं है कि वो किसी ब्लड रिलेटिव को ही या किसी फर्स्ट लेवल के रिलेटिव को ही सारी संपत्ति या उस आधार पर देगा, वो उसकी अपनी पूरी तरह से मर्जी उसमें चलती है। लेकिन अगर वो अपनी मर्जी बताता नहीं है जीवित रहते समय, फिर कानून में जिस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है वही चलेगा, फिर किसी का और नहीं चलेगा। और जब आप अदालत में इसके डिक्लेरेशन के लिए जाते हैं तो अदालत उन्हीं संबंधों को देखते हुए कि कौन किसके किस लेवल का ब्लड रिलेटिव है, डिक्लेरेशन देती है, घोषणा करती है कि किसको क्या मिलेगा, किसको। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और बहुत सारी हमें जानकारी यहाँ पर मिली कि ऑनलाइन संपत्ति और ऑनलाइन पहचान, कौन होगा वारिस, इस पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए एडवोकेट अनुज अग्रवाल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।